नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मुसलमानों को ईद पर ईदी सिवई, मिठाई, ये सौगात बांटने का जब फैसला किया तो बहुतों को हैरत हो गई कि मोदी जी ईद पर मिठाई बांट रहे हैं मुसलमानों को। कुछ को लगा कि भाई ये जो सूरज है ये पश्चिम से कैसे निकल आया। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि मोदी जी जहां मुसलमानों को ईद से पहले खुश करना चाह रहे हैं, वहीं ईद के बाद मुसलमानों को बेहद नाराज़ करने भी जा रहे हैं। और बड़ी खबर ये है कि ईद के बाद यानी 4 अप्रैल से पहले, जब तक हाउस चलेगा, जब तक पार्लियामेंट चलेगी, 4 अप्रैल से पहले मोदी सरकार ने इरादा कर लिया है कि वक्फ का नया कानून जो बनाया है उन्होंने, संशोधित वक्फ का कानून दोबारा संसद में लेकर आ रहे हैं। और आप तय मानिए कि ईद के बाद संसद में, पार्लियामेंट में कोहराम मचने जा रहा है। बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती, वो वक्फ की रक्षा क्या करेगी? नहीं, वो ऐसी सौगात को थूकता है। वक्फ का यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा, बताओ। अब जाहिर तौर पर जब बहुत से मुस्लिम नेता जैसे कल्बे जवाद साहब हैं, ये कह रहे हैं कि साहब ये बिल नहीं है, ये बिल नहीं है वक्फ का, ये तो सांप का बिल है, इसमें जहर है, तो फिर कोहराम तो मचना है, हंगामा तो होना है, संसद चलना भी मुश्किल होगा जिस दिन ये बिल आएगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है फ्रेंड्स, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस बिल को, इस कानून को, ये जो संशोधित कानून है दोबारा लाया जा रहा है, क्या इसको अभी भी रोका जा सकता है? क्या एन वक्त पर रोका जा सकता है? और क्या आखिरी वक्त पर जो एनडीए में, मोदी जी की एनडीए में जो सेकुलर पार्टीज हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती हैं, जिनको मुस्लिम वोट मिलता है बड़ी संख्या में, क्या वो पार्टियां आखिरी वक्त पर अपनी सियासत को देखते हुए क्या इरादा बदल सकती, डिसीजन चेंज कर सकती हैं लास्ट मोमेंट पर? और क्या नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार चल रही है, या फिर चिराग पासवान जिनके 5 सांसद हैं, या फिर अजीत पवार या बाकी सेकुलर पार्टीज जो एनडीए में हैं, वो नेता क्या अपनी सियासी फायदे के लिए लास्ट मोमेंट पे, जैसे मैंने कहा, क्या वो ओपिनियन चेंज कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो क्या मोदी जी को आखिरी वक्त पर हाथ खींचना पड़ सकता है, वापस खींचना पड़ सकता है? ऐसा हो सकता है। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊँ, एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आप ही की आवाज़ है और आप ही का चैनल है। और दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बुरा लगा तो लिखिएगा, अच्छा लगा तो भी लिखिएगा, अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और अब असली खबर पर, और असली खबर वही सवाल है कि क्या लास्ट मोमेंट पे, आखिरी वक्त पर, 11वें घंटे पर इस बिल को रोका जा सकता है? कैसा हो सकता है? मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा आपको, और तथ्यों के साथ दूंगा। लेकिन जो लोग थोड़ा वक्फ बोर्ड और इन सब के बारे में जिनकी वाकफियत कम जानते हैं, हमारे जो दोस्त नए जुड़े हैं, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज पूरे देश भर में इस बिल का विरोध क्यों कर रहा है। अब दोस्तों, ये विरोध क्यों हो रहा है, मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहे हैं इस वक्फ के बिल का? बहुत आसानी के साथ, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ, आसानी से 2-3 पॉइंट्स में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं। दरअसल ये जो वक्फ है, आप कह सकते हैं कि ये इस्लाम में जो ज़मीनें दान दी जाती हैं, ये वो ज़मीनें हैं, और ये सदियों से, ये आप कह सकते हैं, ये रिवायत चली आ रही है। तो वक्फ संपत्तियाँ जो हैं उसके लिए एक वक्फ बोर्ड बना रखा है, और इस वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समाज के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, और ये खरबों रुपए की, आप कह सकते हैं, संपत्तियां पूरे देश भर में हैं, जिसमें दरगाह हैं, जिसमें मस्जिदें हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मदरसे हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं दान की, जिसको वक्फ बोर्ड कंट्रोल करता है। अब मोदी जी क्या चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं कि इस बोर्ड में सरकारी अफसर आ जाएं,
अब सरकारी अफसर जब आएंगे तो जाहिर तौर पर सरकारी दखल एक मजहबी जो एक बोल्ड है उसमें बढ़ेगा। इस पर ऐतराज़ है, और ऐतराज़ इसलिए है क्योंकि मुस्लिम समाज को मोदी सरकार पर, मैं साफ तौर पे कहूँ, शक होता है, इनको शक होता है कि सरकार के दखल के ज़रिए आने वाले समय में जहाँ जहाँ डिस्प्यूट है वहाँ वहाँ मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, खरबों रुपए की संपत्तियाँ हैं, इस पर कहीं सरकारी कंट्रोल ना हो जाए। यानी जो अब तक मुस्लिम समाज इस वक्फ बोर्ड को देख रहा था, ट्रस्ट को देख रहा था, यहाँ पर मोदी के अफसर इस पर कंट्रोल ना कर ले। इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है देश भर में। अब दोस्तों असली सवाल कि क्या इस बिल को अभी भी रोका जा सकता है? क्या रोका जा सकता है? और जवाब है हाँ, रोका जा सकता है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। फैक्ट ये है कि ये जो बिल है इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और लोकसभा में मोदी जी अल्पमत में है, बैसाखियों पर है। तो अगर ये इस बिल को कानून बनाना है तो पास करना होगा, और पास करने के लिए बहुमत चाहिए, और मोदी जी के पास बहुमत है नहीं, बहुमत एनडीए के पास है। और एनडीए की जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में 293 है। इसमें नायडू बाबू के 16 सांसद हैं, जेडीयू नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, चिराग पासवान के 5 सांसद, अगर आप टोटल करें तो 33 सांसद इन 3 दलों से ही हैं। और ये वो पार्टियां हैं, मैंने शिवसेना शिंदे का जिक्र नहीं किया है, मैंने पवन कल्याण की पार्टी का जिक्र नहीं किया, मैंने उन पार्टियों का जिक्र किया जो मुस्लिम वोट लेती हैं, जो सेकुलर है नेचर में। टीडीपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी, 33 है इनकी संख्या। अगर ये लास्ट मोमेंट पर मुस्लिम प्रेशर या वोट बैंक के प्रेशर पर अगर ये पीछे हटते हैं तो मोदी जी की फिर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? 293 माइनस 33 यानी 260, और 260 का मतलब है कि फिर कानून पास नहीं हो सकता है, कानून पास नहीं हो सकता है। और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं नायडू, नीतीश और चिराग पासवान पर एक ज़बरदस्त प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और प्रेशर इस बात का है कि अगर आपने आखिरी वक्त पर भी इरादा नहीं बदला तो फिर जिंदगी भर, जब तक ये आपकी पार्टी है, मुसलमान आपको वोट नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर ये जो पार्टी है, इनका जो वोट डायनेमिक्स है, पूरा वोट बैंक है, वही उलट पलट जाएगा। सत्ता हाथ से जा सकती है, वो चाहे टीडीपी हो आंध्र प्रदेश में या फिर जेडीयू या चिराग पासवान की पार्टी बिहार में हो, सत्ता हाथ से निकल सकती है तब, अगर ये विरोध नहीं करते। अभी तो मैंने जिक्र किया एनडीए में जो सेकुलर बड़ी पार्टियां जैसे टीडीपी, जेडीयू, नायडू बाबू, नीतीश, लेकिन दोस्तों छोटी पार्टियां भी हैं जिनके 2 सांसद, 1 सांसद हैं, और ये पार्टियां भी जो मोदी जी के साथ हैं सेकुलर हैं, इनको मुस्लिम वोट मिलता रहा है। मिसाल के तौर पर आरएलडी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, चौधरी चरण सिंह ने खड़ी करी थी, आज उनके पोते जयंत चौधरी इस पार्टी को चला रहे हैं। इनका समीकरण ही जाट मुस्लिम है, जाट मुस्लिम है इनका समीकरण, तो इनके लिए भी पसोपेश है। जयंत चौधरी के लिए भी आफत तो है, 2 सीटें इनकी भी हैं। देवगौड़ा, जनता दल सेक्युलर, पार्टी का नाम ही है, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की पार्टी, जनता दल सेक्युलर, मुस्लिम वोट मिलता रहा है, 2 सांसद इनके भी हैं। और अजीत पवार के तो कई मुस्लिम, नवाब मलिक जैसे इनके चहेते नेता हैं इनकी पार्टी। और आप कह सकते हैं कि एनसीपी को मुसलमानों का महाराष्ट्र में ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है। अजीत पवार के भी 1 सांसद है लोकसभा में, हालांकि राज्यसभा में ज़्यादा है। इसी तरह से मांझी हैं, जीतन राम मांझी, उनका भी सेकुलर नेचर है, मुस्लिम वोट मिलता रहा है, 1 सांसद उनका है, तो कम से कम 6 सांसद ये भी हो गए। तो अगर ये पार्टियां भी डिसाइड करती हैं नीतीश नायडू की तरह कि भाई करें तो क्या करें, जाएं तो क्या जाएं, क्या मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ दें, अपना वोट बैंक, अपने समीकरण, सियासी समीकरण बिगाड़ लें मोदी जी की मोहब्बत में, या ईडी और सीबीआई के डर से हम इस बिल में मोदी जी के साथ खड़े हो जाएं, तो ये इनको डिसाइड करना है। और मैं सच्चाई से आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जितने भी मैंने नाम लिए, चाहे वो अजीत पवार का नाम लिया हो, या जयंत चौधरी का नाम लिया हो, या नीतीश कुमार का नाम लिया हो, या नायडू बाबू का नाम लिया हो, रात में नींद किसी को नहीं आ रही। उसकी वजह है सियासत फंस गई है, वोट बैंक फंस गया है।
अब दोस्तों सच्चाई ये है कि चाहे वो नायडू बाबू हों, चाहे वो नीतीश कुमार हों, चाहे वो चिराग पासवान हों या वो जयंत चौधरी हों, कहीं ना कहीं प्रेशर में है। प्रेशर में एक मुस्लिम प्रेशर है, वोट बैंक का प्रेशर है, दूसरी तरफ मोदी शाह का प्रेशर है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप किसी न किसी नेता की दुखती रग पकड़ रखी है। हर नेता की एक फाइल खुली हुई है अमित शाह के आगे। तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डर है और दूसरी तरफ इनको डर है वोट बैंक का। तो डिसाइड इनको करना है और ये देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में कितना प्रेशर और बिल्टअप होता है पूरे देश में मुस्लिम्स का। और अगर ये प्रेशर बिल्डअप होता चला जाता है और उसमें सारा इंडिया अलायंस और उसमें सारी इंडिया अलायंस की पार्टियां शामिल हो जाती हैं, तो फिर हो सकता है कि ये बिल एक बार फिर से टल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मोदी सरकार बैसाखियों पर ही चल रही है। तो नायडू और नीतीश की बात कहीं ना कहीं तो माननी ही पड़ेगी। तो बहरहाल क्या होने जा रहा है, क्या ये बिल रोका जा सकता है अभी भी, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि जितना भी एजिटेशन है, जितना भी देश भर में आप विरोध देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, वो मुस्लिम्स की जो एपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वही सब डिसाइड कर रही है, एजेंडा सेट कर रही है। तो मुझे लगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता को आज बुलाया जाए, उनके नेता को बुलाया जाए, क्योंकि पिक्चर थोड़ी क्लियर हो कि उनकी नीतीश से क्या बात हो रही है, उनकी अजीत पवार के लोगों से क्या बात हो रही है, उनकी नायडू बाबू के लोगों से क्या बात हो रही है, और क्या लास्ट मोमेंट पे कुछ इरादे बदल सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज सैयद कासिम रसूल इलियास साहब को बुलाया है, जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के। आप कह सकते हैं इस पूरे मूवमेंट में आप कह सकते हैं सेंटर स्टेज पर वो है। और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अगर कानून पास हो गया, तो जेड के फैज़ान साहब भी होंगे। ये भी एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको भी सुनिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी सुनिए, और आप तय करिए कि क्या वाकई लास्ट मोमेंट पर मोदी जी को हाथ वापस खींचने पड़ सकते हैं। पहली बार तो खींचे थे, क्या दोबारा फिर मोदी जी बैकफुट पर जाएंगे। सुनिए आप इलियास साहब को सुनिए। इलियास साहब, मैं लोकसभा की स्ट्रेंथ देख रहा था, और लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है एनडीए की, मोदी जी का जो एनडीए है, उसमें अगर नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं लोकसभा में, और नायडू बाबू जिनके 16 सांसद हैं, और इन दोनों की बैसाखियों पर मोदी जी सरकार चला रहे हैं, और साथ में चिराग पासवान, उनके भी 5 सांसद हैं। अगर ये 3 लोग, चिराग पासवान, मिस्टर नायडू और नीतीश कुमार, अगर ये तीनों पार्टी मुसलमानों का जो वोट लेती हैं, मुसलमान के पक्ष में खड़ी हो जाए, तो ये बिल पास नहीं हो सकता। ये एक क्लैरिटी है, ये एक प्रूवन फैक्ट है। मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कह रहा, ये फ्लोर ऑफ द हाउस की जो गणित है, मैथमेटिक्स बताती है, और मैथमेटिक्स गलत नहीं बोलती। तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और नायडू बाबू, जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, इफ्तारी करते हैं, टोपी पहनते हैं, दरगाहों पर जाते हैं, मुसलमानों के खूब खुलकर वोट लेते हैं और उस पर राज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, क्या नायडू, नीतीश और चिराग पासवान आखिरी वक्त पर इरादा बदलेंगे? इलियास साहब, हमारा मानना यह है कि जाहिर बात है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने इनकी दुखती रग पे हाथ रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको ये मालूम है कि इस बिल का समर्थन करने का मतलब मुस्लिम समर्थन से अपने आप को लूज करना है, अपने आप को वंचित करना है। अगर हमने इसका समर्थन किया तो मुस्लिम समर्थन हमारा से निकल जाएगा। ये बात अब इनके समझ में आ गई है। कल का धरना जो पटना में हुआ है, पटना में इनके धरने के बाद कई जेडीयू सांसद ने हमसे बात की है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ परेशानी हो रही है और शायद हम अपना मन बदल लें, हम शायद इसको बिल्कुल सपोर्ट ना करें। तो मेरा मानना यह है कि यही बात नायडू साहब के यहाँ भी चल रही है। और देखिए, ये बात हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगर ये बिल का इन्होंने समर्थन कर दिया तो फिर हम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि वो इनका समर्थन करना बंद कर दें। हमने यहाँ तक अपील की है कि इनके साथ जो मुस्लिम सांसद हैं वो भी रिजर्वेशन देकर बाहर आ जाएं। तो ये बात तो जाहिर बात है कि ये बहुत क्लियर और स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार को और जेडीयू को, अगर वो 2 बातें हैं उनके लिए, एक बात तो ये कि मुसलमानों का समर्थन, और दूसरी बात ये कि वो अगर अपनी सेकुलर छवि को बाकी रखना चाहते हैं कि वो एक सेकुलर पार्टी है, वो कम्युनल पार्टी नहीं है, तो बहरहाल उनको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ये मान के चलेंगे
कि उन्होंने बीजेपी के कम्युनल एजेंडा को अपना लिया है, उसके साथ चले गए हैं, और उसके बाद हमारा समर्थन उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये जो आप आंध्र प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको उम्मीद है कि नायडू बाबू जो मुस्लिम्स वोट लेते हैं और मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत सी जो है सुविधाएं भी दी हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम का एक बहुत जबरदस्त उनको सपोर्ट है, क्या नायडू बाबू आपको लगता है मोदी के दबाव में हैं, या अल्टीमेटली इस दबाव से बाहर निकलेंगे और आप लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएंगे नायडू बाबू? देखिए, मोदी के दबाव में है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर, देखिए, बहुत दिन के बाद नायडू दोबारा सत्ता में आए हैं, बहुत दिन के बाद आए हैं, बहुत दिन तक वो सत्ता से बाहर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि वो सत्ता से बाहर रहने को अब वो उसके लिए तैयार नहीं होंगे कि फिर से एक बार सत्ता से बाहर चले जाए और लंबे अरसे तक बाहर रहें। तो अगर उनको सत्ता में बने रहना है तो उनको मुसलमानों का समर्थन चाहिए होगा। अगर मुसलमानों का समर्थन विड्रॉ हो गया, और देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपसे, ये जब हम बात करते हैं मुसलमानों का समर्थन, तो ये बात सिर्फ मुसलमानों के समर्थन तक महदूद नहीं है। जितने सेकुलर लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि देश के अंदर सेकुलरिज्म को प्रिवेल करना चाहिए, डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहिए, वो सब हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमारे जितने धरने, दिल्ली का धरना भी आप देख लीजिए, हमारा पटना का धरना भी देख लीजिए, उसमें अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तो आए ही आए, लेकिन दलित भी आए, हरिजन भी आए, आपके ट्राइबल्स भी आए, और ओबीसी भी आए, और उनकी पार्टियां भी आई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा समर्थन सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं कर रहे हैं, हर धर्म के लोग कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं और सिख और ईसाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ये बात अच्छा। और देखिए, आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ी तादाद ईसाइयों की भी है, तो अगर वो इस सब के बावजूद भी नायडू साहब अगर चले जाते हैं बीजेपी के साथ में इस बिल को लेकर, तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये वो 3-4 साल जितना भी है उधार लेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा पलटने वाले नहीं पलट वाले। फैजान साहब, आप तो भाई सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इस पूरे मामले को देख रहे, मान लीजिए भाई इलियास साहब तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, ऑप्टिमिस्टिक होना भी चाहिए इलियास साहब को, लेकिन मान लीजिए ऐसी दुखती रग पकड़ रखी, पीछे से गर्दन पकड़ रखी हो, भाई कोई कमजोर नस पकड़ रखी नीतीश कुमार नायडू बाबू की, हमें क्या पता है कौन सी उनकी ईडी की फाइल खुली, कौन सी सीबीआई की फाइल खुली। मान लीजिए नायडू, नीतीश, चिराग पासवान या आरएलडी के नेता, या फिर हम जैसी पार्टी जो सेकुलर है वो, या जेडीएस, ये सारी पार्टियां जो एनडीए की हैं सब चली जाती हैं और ये बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? विल यू गो टू सुप्रीम कोर्ट? और जो मेरिट ऑफ द केस है उसमें आपको क्या लगता है कि आपको वहां से राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगी। इसलिए वैसे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दूसरे लोग भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। जमीयत उलमा और दूसरी पार्टियां जो हैं उसको चैलेंज करेंगी। असल में ये सारा मामला जो है जब आप देखेंगे तो आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर रिलीजियस अफेयर्स को खुद मेंटेन करने के लिए बाय कम्युनिटी वो उसकी गारंटी दी गई है। तो वो उसको वायलेट करता है वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अभी, अगर वो पास हो जाता है। और दूसरे एक ही इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है उसकी बात आर्टिकल 14 के अंदर कही गई है। और जाहिर चीज अगर आर्टिकल 14 भी वायलेट होता है, इसलिए कि आप जो हैं, जो हमारे सिखों के जो एंडाउमेंट के एक्ट बने हुए हैं या हिंदू टेम्पल एक्ट वगैरह बने हुए हैं, उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस हमारे यहाँ नहीं आप रख रहे हैं। वहां जो है मालूम हुआ कि साहब मुसलमान तो या किसी दूसरी कम्युनिटी के नहीं जा सकता, हमारे यहाँ आप जो है वो हिंदू रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हमें उस पर एतराज नहीं है, हिंदू रिप्रेजेंटेशन आप, लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन वहां भी कीजिए। वहां तो ये है बहुत कई जगहों पर मंदिरों के जो एक्ट बने हुए हैं कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसका जहां पर तस्करा किया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके अंदर मेंबर होगा या प्रिसाइड करेगा। पता चला कि अगर वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो हिंदू नहीं है तो उसका जो नेक्स्ट होगा वो उसको प्रिसाइड करेगा, और अगर वो नहीं होगा तो दूसरा उसके अंदर प्रिसाइड करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का ये वायलेशन है, और इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि जब हम वहां पर जाएंगे तो हमको रिलीफ मिलेगी। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी लंबी होती है, इतना लंबा जाता है। एक दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग टू स्टे। जब सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं करेगी, जो आमतौर पर हमने देखा है, तो उसी में तो मामला बिगड़ता है। स्टे तो करेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट जो मैं कर सकती है
आप कह सकते हैं कि आप कैसे कह रहे जी हैं, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा मुशाहिदा है, जो मैंने देखा है, उसके तहत मैं एसेस कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्टे करेगी नहीं। जब स्टे नहीं करेगी, तो इस बीच में वो सारा अपना काम कर डालेंगे। समझा आपने? ये सिलसिला है जी कि कहते हैं ना कि बागबां आँखें मले, अंगड़ाई ले, इतने अरसे में तो अपना काम कर जाती है आग। समझा आपने? तो उनकी नीयत है ना, बदनीयती पे सारा मामला डिपेंड करता है। वो इसी बीच में सारा अपना काम करेंगे। फैजान साहब को उम्मीद तो है सुप्रीम कोर्ट से कि भाई कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि जब तक राहत मिले तब तक आग लग सकती है, ये वो कह रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं लियाज साहब आपसे करूंगा। मैं लोकसभा जहां ये बिल इंट्रोड्यूस होगा ईद के बाद, मैंने फिर से मैं आप नंबर देखना चाह रहा हूं, दिखाना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, नायडू के 16 हैं, चिराग के 5 हैं, टोटल ये 33 हो जाते हैं। और 293 मोदी जी की स्ट्रेंथ है। अगर इसमें से 33 घट गए तो मोदी जी 266 पे आ गए, यानी बिल पास नहीं हो सकता। और इसके अलावा आरएलडी जयंत चौधरी की, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, 2 सांसद इनके पास हैं। कुमार स्वामी देवगौड़ा के जो बेटे हैं, उनके पास 2 सांसद हैं। अजीत पवार के पास 1 है और हम के पास 1 है। अब ये जो पार्टियां हैं ये भी मुस्लिम वोट लेती हैं, खासकर जयंत चौधरी हो या जेडीएस हो, इनके भी 6 हैं। क्या आपको लगता है ये जो छोटी पार्टियां हैं और नीतीश और नायडू, अगर आप लोग इनसे सही तरह से बात करें और अगर ये लोग चाह जाएं, तो ये बिल, ये जो मुसीबत है, ये तो सदन में ही इसका जो है हल निकल आएगा, ये कानून ही नहीं बन पाएगा। तो क्या आपको उम्मीद है कि ईद के बाद जिस तरह से आप इन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपका राबता साहब का है, क्या लास्ट मोमेंट पर, आखिरी वक्त पर, क्या नीतीश, नायडू, जयंत चौधरी, चिराग पासवान कहीं ना कहीं ये इरादा बदल सकते हैं? ऐसी आपको उम्मीद है? हमें हमें पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी बदल देंगे, चाहे इन पर कितना ही प्रेशर हो। इसकी वजह यह है कि देखिए, इन द लॉन्ग रन उनको क्या हाथ से जा रहा है ये समझ में आ रहा है। देखिए, और बात ये है कि देखिए, ये पार्टियों में, खासतौर से नीतीश कुमार की पार्टी सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रही है। उसका एक इतिहास है। तो क्या वो अपने पूरे इतिहास पे पानी फेर देगी? तो ये बात तो इनके समझ में आ रही है कि हम अगर इस रास्ते पे चलते हैं तो हमारी पूरी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं छोटी पार्टियों की, छोटी पार्टियों को अब तक ये गिन नहीं रहे हैं पब्लिक में, लेकिन एनसीपी के पास भी मुसलमान है और जेडीएस भी मुसलमानों का समर्थन लेती रही है। नहीं, वो जैन चौधरी तो भाई वो तो पूरी मुस्लिम राजनीति करते हैं। जाट और मुस्लिम नहीं, ये यही है, चौधरी चरण सिंह का इक्वेशन ही यही है। सही है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि देखिए, बाकी छोटी मोटी चीजें अलग है, ये बात उनके समझ में आ गई है कि ये एक बहुत बड़ा हमला है जो मोदी सरकार मुसलमानों पे कर रही है। अगर उन्होंने उनका साथ दिया तो वो मुसलमानों का समर्थन लूज कर जाएंगे, ये बात तो इनके समझ में आ गई है। तो मेरा मानना यह है कि ये समझना कि ये अल्टीमेटली इनके साथ जाएंगे। एक बात और मैं कह सकता हूँ, वो ये कह सकता हूँ कि अगर मोदी सरकार को ये मालूम हो गया कि ये हमारा समर्थन नहीं कर सकते हैं या इनको आपत्ति है इस बिल के ऊपर में, तो आखिरी में भी ये भी हो सकता है कि इस बिल का इंट्रोडक्शन ही टल जाए। यानी ये बिल पेश करके मोदी सरकार वहां पे फेल नहीं कराएगी, मोदी सरकार पेश ही नहीं करेगी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि बिल पार्लियामेंट पे आया और वो पेंडिंग में चला गया और पार्लियामेंट खत्म हुई, बिल खत्म हुआ। हमारे दोनों मेहमान हैं, इलियास साहब हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं, और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील फैजान साहब। इन दोनों का ये मानना है, मेहमानों का, एक्सपर्ट्स का, कि भाई अंतिम समय में कुछ ना कुछ सद्बुद्धि आ सकती है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर लंबी राजनीति करनी है, वोट बैंक अगर संभालना है, तो अगर इस बिल के साथ गए तो हो सकता है कि ये सांप का बिल भी हो सकता है, जो कल्बे जवाद साहब कह रहे थे कि ये बिल नहीं है, सांप का बिल है, ये कहीं ना कहीं डसेगा भी, और खासकर वोट बैंक को भी डस सकता है। अगर ये डर कहीं ना कहीं इसका एहसास होता है आखिरी वक्त पर, तो इरादे बदल सकते हैं। और अगर इरादे बदले नीतीश कुमार ने, नायडू बाबू ने, तो फिर मोदी जी को भी इस बात का इल्म है कि वो बैसाखियों पे ही चल रहे हैं। तो बैसाखियां अगर नाराज हुई तो फिर 2 कदम आगे मोदी जी चल नहीं सकते, और तब एक आप कह सकते हैं एंटी क्लाइमेक्स देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उम्मीद ही की जा सकती है। और अगर ये बिल पास होता है, अगर नायडू नीतीश जाते हैं, तो ये भी बात सच है कि ये बिल पास हो सकता है। और बिल पास अगर होगा, कानून बनेगा, तो फैजान साहब कह रहे हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, क्योंकि बिल में ऐसी बहुत सी खामियां हैं
जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है। इलियास साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप रोजे से थे, उसके बाद भी आपने समय निकाला। फैजान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।